नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे थे भाटी राजवंश के बारे में। कल हमने भाग एक पढ़ा है भाटी राजवंश का। आज हम भाटी राजवंश का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जैसलमेर के भाटी राजाओं की वंशावली को ढंग से देखेंगे, वापिस से क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे उसका। उससे पहले आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। हम उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये व्यक्ति मतलब इनको किसी तारीफ वगैरह की आवश्यकता नहीं है, या मैं आपको बताऊं कि ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। उसके अलावा भी एक महान कवि, महान लेखक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। महान राष्ट्रवादी नेता थे, भारत रत्न से सम्मानित है। परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, इसलिए हम अपने श्रद्धा सुमन आज इनको अर्पित करते हैं। और इसी के साथ हम अपने पहले अध्याय को स्टार्ट करते हैं भाटी राजवंश के, ठीक है। जैसलमेर भाटी राजवंश, ठीक है। उसके अंदर देखते देखो, एक है डॉक्टर एल बी लाल। इनके अनुसार यह मरुभूमि है जिसे हम वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। पौराणिक काल में इस क्षेत्र को मांडवंड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस प्रदेश का सर्वप्रथम मांड शब्द का उल्लेख अपने को कहां मिलता है, यह भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो इस प्रदेश के लिए मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें प्रतिहार शासक कुकुक के घंटियाला अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में इस क्षेत्र को मांड के साथ साथ वल, त्रावणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। 7वीं शताब्दी के आरंभ में इस क्षेत्र के पश्चिमोत्तर दिशा में भाटी जाति का आगमन हुआ, जिसमें यहां पर भाटी राजवंश की या भाटी वंश की स्थापना की। भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव तथा कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं, ठीक है ना। सालिवाहन के बलंद के भाटी या भट्टी नामक पुत्र हुआ। सालिवान के एक पुत्र हुआ बलंद, बलंद के भट्टी या भाटी नामक एक पुत्र हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। इसी प्रतापी शासक के बाद में, इस प्रतापी शासक के बाद में जितने भी यादवों के वंश आए आगे भाटी के बाद में, वे सारे के सारे क्या कहलाए, भाटी कहलाए। और भाटी मूल रूप से कहां के थे, ध्यान रखना, भाटी मूल रूप से थे पंजाब के। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। अब पढ़ते हैं भट्टी या भाटी के बारे में, ठीक है। देखो, भट्टी भाटी भाटी राजवंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कह लो। भाटी 285 में पंजाब से आकर भटनेर कस्बे को बसाता है, जिसको अभी प्रेजेंट में हनुमानगढ़ कहते हैं, और किले का निर्माण करवाता है। फिर आता है जानना मंगलराव भाटी। भाटी के बाद उसका पुत्र मंगलराव भटनेर का शासक बना। मंगलराव और गजनी के शासक डूडी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मंगलराव पराजित हुआ। पराजित होने के बाद मंगलराव भाटी ने भटनेर से जैसलमेर क्षेत्र में आकर तन्नौड को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां पर आज ध्यान रखना तन्नौड माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे सैनिकों की देवी, बीएसएफ की देवी, बीएसएफ जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, इन देवी के नाम से जाना जाता है। राजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम पर नगर बसाकर तनोटिया देवी की स्थापना की थी, ठीक है ना। तन्नौड माता का मंदिर किसने बनाया, ध्यान रखना, राजा तनु ने। यह सेना के जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी के उपनाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत सारे बम फेंके गए थे, पर कहते हैं माता जी के आशीर्वाद से एक भी बम वहां पे फूटा नहीं था। इस कारण इन सेना के जवान इस देवी को रक्षक देवी के रूप में इस देवी की पूजा करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। आगे आता है एक शासक, ध्यान रखना, देवराज, ठीक है। देवराज ने अपने पिता व दादा की मौत का बदला लेकर वापस हारे हुए क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर तन्नौड की जगह लोद्रवा को अपनी नई राजधानी बनाया। देवराज ने स्वयं को महारावल की उपाधि से वशीभूत किया। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना, महारावल की उपाधि लेने वाला कौन है, देवराज है। 60 वर्ष की उम्र में देवराज को चन्ना राजपूतों ने धोखे से मार दिया। फिर आते हैं राव जैसल। राव जैसल गद्दी पर बैठते ही लोद्रवा से 10 मील दूर जैसलमेर कस्बा बसाकर लोद्रवा से अपनी राजधानी कहां ले आते, जैसलमेर ले आते, तथा 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण
करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राव जैसल। जैसल के बाद आता है जैतर सिंह। जैसल का काल एकदम शांति वाला काल है। जैसलमेर नगर की स्थापना होती है, उत्कृष्ट भव्य महलों का निर्माण करवाया जाता है, आराम से निर्माण कार्य होते हैं, युद्ध वगैरह से वो दूरी बना लेते हैं, दूर दूर रहते हैं, उस टाइम युद्ध वगैरह कम हुए हैं। 1275 ईस्वी में जैतर सिंह जैसलमेर का शासक बना। इस समय दिल्ली पर बलबन का साम्राज्य था। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना जैसलमेर की तरफ भेजी। सेना के घेरे के दौरान ही 1311 में जैतर सिंह की दुर्ग के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। आगे की स्लाइड में आगे की जानकारी लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें राव जैसल 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर दुर्ग की स्थापना करवाते हैं। उसके बाद 1275 के अंदर जैतर सिंह जैसलमेर के शासक बनते हैं और जैतर सिंह के समय में ध्यान रखना दिल्ली का जो शासक था वो बलबन था, ठीक है ना। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना भेजता है जैसलमेर की तरफ और जैसलमेर किले को घेर लेता है। किले का नाम क्या है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ किले को घेर लेता है। उस समय ध्यान रखना किले के अंदर जैतर सिंह मौजूद थे, परंतु 1311 में ही उनकी क्या हो जाती है? दुर्ग के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अब आगे लेते हैं, आगे आएंगे लूणकरण। नहीं सॉरी, मूलराज। मूलराज फर्स्ट आएंगे आगे, ठीक है ना। फिर आते हैं मूलराज। जैतर सिंह के बाद उसका बड़ा पुत्र मूलराज प्रथम जैसलमेर का शासक बनता है। दुर्ग में रसद सामग्री कम पड़ने लगी तो मूलराज प्रथम ने शाखा करने का निर्णय लिया। सभी राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार जैसलमेर दुर्ग का पहला शाखा हुआ और जैसलमेर पर पहली बार खिलजी साम्राज्य का अधिकार हो जाता है, ठीक है। फिर आता है घड़सी। घड़सी सिंह ने ही जैसलमेर के निकट घड़सीसर तालाब बनवाया। घड़सी सिंह ने 1366 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रावल दूदा। खिलजी सल्तनत की समाप्ति के बाद दिल्ली पर तुगलक वंश का अधिकार हो गया। फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। 14वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1370-71 में हुआ यह जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाखा कहलाता है, क्योंकि 1371 ईस्वी में दूदा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केहर तृतीय जैसलमेर का शासक बनता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी 1311, दूसरा शाखा 1370 रावल दूदा के टाइम में, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलते हैं आगे की तरफ। फिर आते हैं दूदा के बाद लूणकर्ण। मतलब इनके पिता जैत सिंह है, जैत सिंह के बाद लूणकर्ण आते हैं, तो लूणकर्ण को पढ़ते हैं। जैत सिंह की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र लूणकर्ण 1528 में जैसलमेर का शासक बनता है। लूणकर्ण के 9 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री रामकुंवरी और छोटी पुत्री उमादेव। इन दोनों का विवाह किसके साथ होता है? ध्यान रखना, मालदेव के साथ होता है। और बीच वाली पुत्री भटियाणी होती है। भटियाणी का विवाह किसके साथ होता है? धीरबाई जी। नाम ध्यान रखना, धीरबाई, ठीक है ना। बीच वाली पुत्री नाम यहाँ आया हुआ नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, धीरबाई, ठीक है ना। तो देखो, बड़ी पुत्री रामकुंवरी, छोटी पुत्री उमादी, इन दोनों का विवाह किसके साथ होता है? मालदेव के साथ होता है। और बीच वाली पुत्री का विवाह किसके साथ होता है? उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के साथ होता है। ये उमादेव बहुत फेमस है, क्यों? ध्यान रखना, उमादेव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लूणकर्ण, और ये भी ध्यान रखना, ये लूणकर्ण ने ये क्या नाम है अपने, मालदेव को भी मारने का प्रयास किया था विवाह के अंदर, पर मालदेव वहां से अपनी चालाकी के कारण मालदेव वहां से जीवित चले जाते हैं। लूणकर्ण ने अपने पिता के समय हुए जेतबंद यज्ञ का आयोजन करवाया। उन भाटियों को बुलाया। जेतबंद यज्ञ के अंदर उसने उन भाटी शासकों को बुलाया जिन भाटी शासकों ने पहले सिंध साइड में चले गए थे और सिंध साइड में जाकर उन्होंने क्या धर्म स्वीकार कर लिया था? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने जेतबंद यज्ञ को यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर उन वापिस भाटी शासकों को बुलाया और उन भाटी शासकों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करवाया। और ध्यान रखना, शुद्धिकरण की दिशा में यह पहली घटना मानी जाती है। राव लूणकर्ण के समय जैसलमेर में अर्धशाखा होता है। अर्धशाखा कैसे होता है? ध्यान रखना कि बाहर लूणकर्ण के समय बाहर जो थे अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान के साइड से आए थे, तो बाहर की तरफ केसरिया तो होता है, परंतु महिलाएं जौहर नहीं करती, क्योंकि लूणकर्ण वो युद्ध जीत जाते हैं और जीतने के बाद लूणकर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे आता है, ध्यान रखना, हर्राज भाटी। हर्राज भाटी ने जयपुर के राजा भारमल के कहने पर 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब पूछ लिया जाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम भाटी शासक कौन है? हर्राज भाटी। इसने अधीनता तो स्वीकार की, साथ में ध्यान रखना अपनी पुत्री नाथाबाई का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया था, ठीक है। हर्राज भाटी भाटियों में प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे के पेज पर।
फिर शासक आते हैं, ध्यान रखना, भीम सिंह भाटी। ठीक है ना। भीम सिंह भाटी ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ? जहांगीर के साथ किया, सलीम के साथ में। जहांगीर बादशाह बना तो उसने इस बेगम का नाम, ध्यान रखना, मलिका जहां रखा। किसकी पुत्री का नाम? भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या रखा? मलिका जहां रखा। फिर आता है मूलराज। मूलराज ने अपने दीवान सालम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया। अब सालिम सिंह के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। अपने ब्राह्मणों के अंदर एक कास्ट होती है जिसको कहते हैं अपन पालीवाल ब्राह्मण। क्या कहते हैं? पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण, ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, इन्होंने जैसलमेर के आसपास 84 गांवों को बसाया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने खेती की खड़ीन तकनीकी का आविष्कार किया। तीसरी चीज, इनकी भवन निर्माण कला बहुत ही आलीशान थी। आप जाना जैसलमेर में कभी? जैसलमेर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुलधरा। जैसलमेर के गांव है जिसका नाम क्या है? कुलधरा। इसको ध्यान रखना, अभी कई किंवदंती आएंगे भूतिया गांव है या वगैरह वगैरह, बस ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके देख के आना, घूमने लायक जगह है। कहते हैं कि जब ये मूलराज के समय की बात है, सालिम सिंह नाम का एक दीवान था। इस दीवान ने कुलधरा गांव तथा आसपास के 84 गांवों पर टैक्सेस बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा कर लेने लगा, लोग परेशान हो गए इससे। परेशान होने के साथ साथ एक बार मूलराज जो सालिम सिंह जो है, ध्यान रखना, कुलधरा गांव में टैक्स लेने के लिए गया और वहां पर उसको पलीवाल ब्राह्मणों की एक पुत्री पसंद आ गई, एक पलीवाल ब्राह्मणों की कन्या पसंद आ गई। तो उसने पलीवाल ब्राह्मणों को कहा कि आपके टैक्स माफ हो जाएंगे, आप इस लड़की को मेरे साथ भेज दो, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तो पलीवाल ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं था कि उनकी पुत्री किसी अदर कास्ट में विवाह करे। उसकी पुत्री को भी ये पसंद नहीं था, अगर पसंद होता तो बात ही देखते। उनकी पुत्री को भी ये सालिम सिंह पसंद नहीं था। पलीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात अपने 84 गांवों को खाली कर दिया। जाते टाइम श्राप भी देके गए कि इन गांवों के अंदर कोई बस नहीं पाएगा। आज भी ये गांव जो है वीरान बियाबान उजाड़ पड़े हैं, इन गांवों में आज तक कोई बस नहीं पाया है। आगे देखते हैं, ध्यान रखना, जवाहर सिंह भाटी। जैसलमेर के अंतिम शासक है जवाहर सिंह भाटी। इनके शासनकाल में, ध्यान रखना, गुमान सिंह द्वारा सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर, यानी केरोसिन छिड़क कर उनकी आत्महत्या, उनको जिंदा जला दिया गया था। और सागरमल गोपा के बारे में हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप कल वाला वीडियो देखिए, भाग फर्स्ट। ध्यान रखना, 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल छिड़क कर जेल में ही इनको जला दिया गया। किसके शासनकाल में? ध्यान रखना, जवाहर सिंह के शासनकाल में, जैसलमेर के अंदर। चल फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। वन थर्ड स्टडी पॉइंट के अंदर आज हमने भाटी वंश के बारे में पढ़ा है, जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में पढ़ा है और उसके शासकों के बारे में पढ़ा है। कल हमने पढ़ा था, मुख्य बिंदुओं की तरफ ध्यान दिया था, आज हमने शासकों की तरफ ध्यान दिया। भाग 2 के अंदर अच्छे से घर पे रहिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।